अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर काना चतुई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली गाइडेन एंड हॉल फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है। जेनेटिक कंट्रोल ऑफ प्रोटीन्स, सिंथेसिस, सेल फंक्शंस एंड सेल रिप्रोडक्शन। सो ये लेक्चर नंबर 3 है इस चैप्टर का। इस चैप्टर के जो लेक्चर नंबर 1 है एंड लेक्चर नंबर 2 है वो हमारे पास मेरे चैनल पे अपलोडेड हो चुका है। ठीक है, सो आप पहले लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 देखें, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगा। सो लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले हम लोगों ने स्लाइड्स में सिर्फ एक सिंपल कॉन्सेप्ट था जो आपको लेक्चर नंबर 1 में मिल जाएगा कि किस तरीके से सेल सिर्फ हमारे पास जो जीन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम को ही जो है वो कंट्रोल नहीं करती। मींस कि हमारी हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को ही सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं करती एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, बल्कि सेल्स के काफ़ी सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करवाती हैं। इसके अलावा किस तरीके से जीन्स जो हैं वो सेल के स्ट्रक्चर्स, एंजाइम्स और केमिकल्स की प्रोडक्शन करी हैं, उन्हें किस तरीके से सिंथेसाइज करी हैं। देन हमने ये डायग्राम डिस्कस की थी, सिंपल डायग्राम है। सो आपको लेक्चर नंबर 1 में ये पूरी डायग्राम की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। देन हम लोगों ने ये आरएनए के फर्दर स्टेप्स हैं प्रोटीन की फॉर्मेशन में, वो हमने डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हमारे पास जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। देन हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरीके से इंजाइम्स की फॉर्म में जो प्रोटीन्स हैं जो कि जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम ने की वजह से सिंथेसाइज हुए हैं, ठीक है, जीन एक्सप्रेशंस के थ्रू, फिर वो किस तरीके से डिफरेंट एंजाइम्स की प्रोडक्शन करवा रहे हैं और वहाँ से किस तरीके से हमें एनर्जी मिल रही है। देन हमने जीन इन दी सेल न्यूक्लियस डिस्कस किया था कि किस तरीके से जीन जो है वो सेल न्यूक्लियस के अंदर होती है। डीएनए का हेलिक जो स्ट्रक्चर था वो डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके बाद बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए डिस्कस किए थे कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए क्या है। लाइक फॉस्फोरिक एसिड है, एक शुगर होती है जिसे हम लोग डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं, और 4 नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, 2 प्यूरिन्स आती हैं, प्यूरिन होती हैं एंड 2 पैरामाइडिन। और प्यूरिन में हमारे पास एडिनाइन गवानीन आ जाता है और पैरामाइडिन में थायमीन एंड साइटोसिन आ जाता है। और ये पूरा स्ट्रक्चर था डीएनए का कि डीएनए में किस तरीके से जो है हमारे पास एक डीएनए का केमिकल कंपाउंड बनता है जो डबल हेलिक स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से फॉर्म होता है। सो ये सारी चीज़ें लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस हो गई हैं, ठीक है। सो आप लेक्चर नंबर 1 एंड 2 रिलेटेड टू गाइडेन एंड हॉल फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब हम आगे चल के उसके फर्दर ऑब्जेक्टिव्स को कवर करते हैं। सो पीछे हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था, अब यहाँ पे पूरी उस जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। द फॉस्फोरिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोज फॉर्म द 2 हेलिकल स्ट्रैंड दैट आर द बैकबोन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल एंड द नाइट्रोजन बेसेस लाई बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स एंड कनेक्ट देम। सो फॉस्फोरिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोज जो है मीन्स कि एसिड और शुगर जो है वो आपस में मिलके बैकबोन बनाती हैं हेलिकल स्ट्रैंड की। हेलिकल स्ट्रैंड मीन्स के डीएनए मॉलिक्यूल का जो हेलिकल स्ट्रैंड है, तो जो डबल हेलिकल स्ट्रैंड है उसकी जो बैकबोन है वो हमारे पास कौन बनाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड बनाता है। और उसके बीच में आपस में जो है उन 2 स्ट्रैंड्स के बीच में जो नाइट्रोजन बेसिस है लाइक एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड थायमीन, 2 प्यूरिन एंड 2 पैरामाइडिन्स, वो आपस में अटैच्ड होती हैं, ठीक है। उन्हीं के थ्रू फिर ये हेलिक स्ट्रक्चर जो है वो आपस में अटैच्ड होते हैं, ठीक है। उनमें बॉन्ड बनते हैं और फिर ये इनकी अटैचमेंट होती है। डायग्राम में आपको दिखाया गया है, देखो हमें यहाँ पे दिखाया गया है, से देखो यहाँ पे देखो ये हमारे पास फॉस्फोरस है, ठीक है, ये हमारे पास शुगर है, ठीक है, मीन्स के फॉस्फोरिक एसिड है एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर है। और यहाँ पे देखो ये बेसिस लगी हुई हैं, एक प्यूरिन बेस है और एक पेरीमाइडिन है, ठीक है। एक प्यूरिन बेस है और एक हमारे पास कौन सी बेस है, एक पेरीमाइडिन है। यहाँ पे भी देखो ये यहाँ पे भी ये आपस में जो मिल रही हैं, ये आपस में हेलिकल स्ट्रक्चर स्ट्रैंड जो है वो किसके थ्रू मिल रहे हैं, आपस में ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो इन्हें एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड से अटैच कर रही है। लेकिन जो बैकबोन है ये हमारे पास बैकबोन कहलाती है। लेकिन जो डीएनए स्ट्रैंड की बैकबोन है वो कौन फॉर्म कर रहा है, डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। सो ये इसका सिंपल कंसेप्ट है जो आपके पास होना चाहिए। कोई भी आपसे कहे ना कि डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रैंड है उसकी बैकबोन कौन बनाता है, तो आप बोलेंगे कि नाइट्रोजन बेसिस बनाती हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर फॉस्फोरिक एसिड बनाते हैं, और उनके मिड में जो है वो नाइट्रोजन बेसिस होती हैं जो कि उन्हें बॉन्डिंग प्रोवाइड करती है, उनको अटैच करती हैं, ठीक है। आई होप अब ये डायग्राम आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। Nucleotides. Nucleotides. The first stage in the formation of DNA is to combine one molecule of phosphoric acid, one molecule of deoxyribose, and one of the 4 bases to form an acidic nucleotide. देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है डीएनए के फॉर्मेशन में। देखो स्टेप बाय स्टेप काम होता है ना, एकदम से तो सारे स्ट्रक्चर आके नहीं लग जाते, ठीक है। कोई भी केमिकल कंपाउंड बना हो या कोई भी चीज़ बन रही हो तो सबसे पहले एक एक स्टेप्स के थ्रू वो प्रोसीजर जो है वो प्रोसीड आउट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहली स्टेज में हमारे पास जो है
डीएनए में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए में एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड का, एक मॉलिक्यूल डीऑक्सीराइबोस का और एक नाइट्रोजन बेस, कोई भी एक नाइट्रोजन बेस बनेगी और वो एक एसिडिक न्यूक्लियोटाइड बनाएगी, ठीक है। 4 सेपरेट न्यूक्लियोटाइड्स आर थस फॉर्म, 1 फॉर ईच ऑफ द 4 बेसिस। अब 4 डिफरेंट तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, ठीक है। हर एक के पास एक एक अपनी बेस होगी, लाइक डीऑक्सी एडेनाइलिक, डीऑक्सी थाइमिडाइलिक, डीऑक्सी गवलाइलिक एंड डीऑक्सी साइडाइलिक। अच्छा, इसमें क्या है मतलब ये जो डीऑक्सी एडेनाइलिक है इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा, ठीक है। उसके अलावा डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी और हमारे पास एडेनिन होगी। नाइट्रोजन बॉन्ड कौन सी होगी, एडेनिन होगी। और डीऑक्सीथाइमिडाइलिक में हमारे पास कौन सा होगा, डीऑक्सीथाइमिडाइलिक में हमारे पास डीऑक्सीराइबोस होगी, मतलब डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, फॉस्फोरिक एसिड होगा और हमारे पास क्या होगा, और हमारे पास होगा थायमीन, ठीक है। नाइट्रोजन बेस जो थायमीन है वो होगी। डीऑक्सी गवानाइलिक में हमारे पास क्या होगी, गवानीन होगी, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी और फॉस्फोरिक एसिड होगा। इस तरीके से डीऑक्सी ऑक्सीसाइडाइलिक हमारे पास एसिड में कौन सा होगा, इसमें ये न्यूक्लियोटाइड एसिड है, इसमें हमारे पास नाइट्रोजन बेस कौन सी होगी, साइटोसिन होगी, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा और फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब फिगर 3.4 शो द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड एंड फिगर 3.5 शो सिंपल सिंबल फॉर द 4 न्यूक्लियोटाइड दैट फॉर्म डीएनए। अच्छा, अब आगे चल के 2 फिगर्स दिखाती हूँ। एक फिगर में आपको डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड किस तरीके से बनता है, जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास डीएनए की फॉर्मेशन में, वो दिखाया गया। और 3.5 में आपको सबके सिंबल्स दिखाए गए। सो मैं डायग्राम्स दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास 3.4 जो है वो शो करिए केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोस एसिड, और जो फिगर 3.5 है वो क्या करिए, सिंपल सिंबल्स शो करिए फॉर 4 न्यूक्लियोटाइड दैट फॉर्म्स दी डीएनए। अब देखो, यहाँ पे देखो एडेनिन लगा हुआ है, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर है, यहाँ पे फॉस्फेट। सो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन गया डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड। अब ऐसा ही स्ट्रक्चर हर किसी में बनता है, लाइक डीऑक्सीथाइमिडाइलिक में, डीऑक्सी गवानाइलिक में, डीऑक्सी साइडिडाइलिक में, इनमें सब में यही बनेगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो चेंजिंग हो जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन बेसिस चेंज होगी और कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ नाइट्रोजन बेसिस चेंज होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडेनिन है ना, यहाँ पे एडेनिन की जगह पे या तो साइटोसिन लग जाएगा, या तो हमारे पास थायमीन लग जाएगा, या फिर हमारे पास कौन लग जाएगा, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, या फिर गवानीन लग जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे लगता है, यहाँ पे अगर एडेनिन ही लगता है तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस तरीके का बॉन्ड होगा। अगर यहाँ पे क्या बनता है, अगर यहाँ पे जो है वो थायमीन लगता है तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके के सिंबल शो करेगा। और अगर यहाँ पे हमारे पास क्या लगता है, एडेनिन थायमीन हो गया। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे साइटोसिन लगता है तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर यहीं पे हमारे पास गवानीन लगता है, यहाँ पे गवानीन लगता है तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। सो ये आपको सिंबल शो किए गए हैं, ये आपको चारों के सिंबल शो किए गए और ये एक का स्ट्रक्चर बना के दिया गया है, ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक सिंपल आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किए गए हैं गाइटन की तरफ से कि किस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू डीएनए की फॉर्मेशन होती है। पहले किस तरीके से अलग अलग नाइट्रोजन बेसिस आपस में आके अपनी बैकबोन के साथ अटैच हो जाती हैं और फिर उनकी जो कम्बिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। कोई ये केमिकल स्ट्रक्चर्स आपसे नहीं पूछेगा, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप हमें ये ड्रॉ करके दिखाएं, ना ही आपसे ये पूछा जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ डीएनए की जाए, कि आप लोगों को कोई शॉर्ट नोट दे दिया जाए कि रिलेटेड टू डीएनए के फॉर्मेशन पे आप एक नोट लिखें, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिंपल आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट को जो आप इंटरमीडिएट लेवल तक के कॉन्सेप्ट लेके आए हो, उन सब कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आके समराइज कर दिया गया है, ताकि आप जब मेडिकल फील्ड में आओ तो एटलीस्ट आपको हर चीज़ की जनरल इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लोअर्सली बॉन्ड टू ईच अदर। अब ऑर्गेनाइजेशन होगी, पहले देखो यहाँ पे पूरी फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। हर जो है वो नाइट्रोजन बेस अपनी जो डीएनए की बैकबोन है उसके साथ अटैच्ड हो गई, लाइक डीऑक्सीराइबोस के साथ और हमारे पास किसके साथ, फॉस्फोरिक एसिड के साथ। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, फिगर 3.6 शोज द मैनर इन विच मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर बाउंड टुगेदर टू फॉर्म 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि मल्टीपल नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, अच्छा न्यूक्लियोटाइड था क्या, हाँ, फॉस्फोरिक एसिड के साथ एक नाइट्रोजन बेस और
डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, ठीक है। अब डिफरेंट मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे और डीएनए के 2 स्ट्रैंड बनाएंगे। वो आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। मैं दोबारा से इस डायग्राम को जो है आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी कि इस डायग्राम को आप लोगों ने किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखो इस डायग्राम में कैसे आपको दिखाया गया, द 2 strands आर इन टर्न लूजली बाउंडेड विद ईच अदर बाय अ वीक क्रॉस लिंकेज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 3.6 बाय सेंट्रल डैश लाइन। सर यहाँ पे देखो इस डायग्राम में क्या हो रहा है, मैं इस डायग्राम को आपको बताती हूँ कि इस डायग्राम में है क्या। इस डायग्राम में देखो क्या हो रहा है कि ये हमारे पास सिंपल मीन्स के सिंपल डीएनए के मॉलिक्यूल्स और पूरे मॉलिक्यूल्स, ये डायग्राम पीछे है, यहाँ पे देखो ये डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम में देखो क्या किया, इस डायग्राम में डिफरेंट मल्टीपल नंबर ऑफ जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स आ गए। ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। एक मिनट, मैं इस डायग्राम को ना बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि इस डायग्राम में आपसे बेसिकली बात किस चीज़ की जा रही है। देखो ये देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, छठा, ये आपस में ऐसे ही इस स्ट्रैंड में भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं और इस स्ट्रैंड में भी। अब ये आपस में जो है हमारे पास बॉन्ड बना रहे हैं, वीकेस्ट बॉन्ड बन रहा है इनके दरमियान, ताकि दोनों स्ट्रैंड जो है वो आपस में आके अटैच्ड हो जाएं, ठीक है। सो इस डायग्राम में आपको यहाँ पे आपको यही चीज़ बताई गई है कि आपके पास क्या हुआ कि 2 स्ट्रैंड्स जो हैं डीएनए के तमाम मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड आके आपस में मिल गए और उन्होंने क्या बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ यहाँ पे समझाई गई है, ठीक है। इस डायग्राम में आपको यही चीज़, यही कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर किया गया है। आगे चलते हैं। नोट दैट द बैकबोन ऑफ ईच स्ट्रैंड इज कंपोज ऑफ अल्टरनेटिंग फॉस्फोरिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबोस मॉलिक्यूल्स। देखो यहाँ पे आपको देखा है कि दोनों डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं उनमें अल्टरनेटिंग फॉस्फोरिक एसिड या डीऑक्सी राइबोस है, क्योंकि देखो वो बैकबोन बना रहा है ना। सो बैकबोन में तो यही स्ट्रक्चर होते हैं। तो बैकबोन इसकी देखो यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड और डीएनए और फॉस्फोरिक एसिड डीऑक्सी राइबोस शुगर है, यहाँ पे भी फॉस्फोरिक एसिड डीएनए और डीऑक्सी राइबोस शुगर्स है, ठीक है। सारी चीज़ें इंटर्न प्यूरिन एंड पैरामाइडिन बेसेस आर अटैच्ड टू द साइड्स ऑफ द डीऑक्सी राइबोस मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब प्यूरिन एंड पैरामाइडिन बेसिस देखो डीऑक्सीराइबोस के साथ अटैच्ड है। देन बाय मीन्स ऑफ लूज हाइड्रोजन बॉन्ड्स डैश लाइंस बिटवीन द प्यूरिन एंड पैरामाइडिन बेसिस द 2 रिस्पेक्टिव डीएनए स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर। अब इन सब बॉन्ड्स के दरम्यान में ये देखो, ये हमारे पास प्यूरिन एंड पैरामाइडिन बेसिस आ गई, ठीक है। प्यूरिन एंड पैरामाइडिन जो है वो बेसिस यहाँ पे अटैच हो गई आपस में। ये जो डैश लाइन्स है ना, ये हमारे पास हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं। ये क्या हाइड्रोजन के बॉन्ड्स है, ये देखो डीऑक्सीराइबोस शुगर के ऊपर हमारे पास प्यूरिन एंड पैरामाइडिन बेसिस लगती है और फिर इन दोनों को जो अटैच करता है बॉन्ड वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। अब क्या है, बट नोट द फॉलोइंग, ईच प्यूरिन बेस एडेनिन of one strand always bonds with a pyrimidine based thymine of the other strand, and each purine based guanine always bonds with a pyrimidine based cytosine। देखो आपको पता है कि प्यूरिन की हमारे पास 2 बेसिस होती हैं, एडेनिन और गवानिन, ठीक है। और पैरामाइडिन में हमारे पास कौन आ जाता है, साइटोसिन एंड थायमिन। अब ये रूल तो आप लोगों ने इंटरमीडिएट लेवल से ही पढ़ा होगा। जब भी आपको डीएनए का टॉपिक पढ़ाया जाता है तो ये वहाँ पे रूल है। क्या रूल है वहाँ पे, ये रूल है कि एडेनिन हमेशा जो है वो किसके साथ अटैच होगी, थायमिन के साथ, और साइटोसिन हमेशा गवानिन के साथ अटैच्ड होगी। सो यहाँ पे देखो हमारे पास एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ अटैच्ड हो रही है, ये देखो एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ अटैच्ड हो रही है और गवानिन साइटोसिन के साथ। अब यहाँ पे प्यूरिन बेसिस कौन है, एडेनिन और गवानिन, और पैरामाइडिन बेसिस कौन सी हैं, पैरामाइडिन बेसिस है हमारे पास, पैरामाइडिन में थायमिन एंड साइटोसिन आ जाएगा और एडेनिन और गवानिन हमारे पास किसके साथ आ जाएगा, वो प्यूरिन्स में आ जाएगा। एक स्ट्रैंड की प्यूरिन बेस अटैच होगी, दूसरी की पैरामाइडिन बेस अटैच होगी, नाइट्रोजन बेस, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और इस तरीके से डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है, ओके। उसके बाद क्या है, थस इन फिगर 3.6 द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स ऑफ बेसिस इज CG साइटोसिन गवानिन के साथ, फिर CG GC TA CG TA GC AT एंड AT। देखो यहाँ पे जो सिंबल आपको शो किए गए ना, ये सारी चीज़ें ये बता रही कि साइटोसिन के साथ गवानिन लग रहा है और थायमिन के साथ एडेनिन लग रहा है। इस तरीके से सारी ये सीक्वेंस जो है इसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से आपस में अटैच हो रहे हैं, ठीक है।
Because of looseness of hydrogen bond, the two strands can pull apart with ease, and they do so many times during the course of their function in the cells. अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है, सो इस वीक बॉन्ड की वजह से ये स्ट्रैंड जो है वो काफ़ी बार जब भी सेल में फंक्शनिंग हो रही होती है और सेल को किसी न्यू स्ट्रक्चर की, न्यू प्रोटीन की फॉर्मेशन चाहिए होती है या आरएनए की फॉर्मेशन होती है, तो उसमें ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो ईजिली जो है इनके ऊपर एंजाइम्स आके ऐड करते हैं और ये टूट जाते हैं, ठीक है, और फिर न्यू जनरेशन करवाते हैं, न्यू डीएनए का मॉलिक्यूल या आरएनए का मॉलिक्यूल जो है वो अपने आप से फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीकेस्ट बॉन्ड होता है तो वो इजीली जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। To put the DNA of figure 3.6 into its proper physical perspectives, one could merely pick up the two ends and twist them into a helix. 10 pairs of nucleotides are present in each full turn of helix in the DNA molecules as shown in figure 3.2. देखो ये फिगर आपको डीएनए की दिखाई गई थी, सो ये असल में ऐसी फिगर होती है, ठीक है, ये असल में ऐसी होती है, लेकिन इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो यूँ बना हुआ होता है। अब इस तरीके के यहाँ पे देखो 9 वो है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स की बेसिस है, मीन्स के यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड 9 न्यूक्लिक एसिड है ना, ऐसे ही मीन्स के एक और न्यूक्लिक एसिड आप लगा लेंगे तो ये टोटल 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर हमारे पास डीएनए का ये हेलिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद ये 10 जो आता है वो 10 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद ये टर्न आता है, ठीक है। 10 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलके एक टर्न बनाएंगे और फिर इस तरीके से हेलिक स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए का फॉर्म होता जाएगा। सो यहाँ पे जो है वो डीएनए की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस था गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 में वो पूरा मैंने कवर कर लिया, ठीक है। इससे रिलेटेड ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपने मेरी वीडियो ही सुन ली और उसके बाद सिर्फ एक रीड देते हैं गाइटन के इस टॉपिक को, तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा, ठीक है। इसमें से कोई एमसीक्यूज आ सकता है लेकिन इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। नॉर्मली आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि डीएनए का फॉर्मेशन दिखाओ हमें। सो आई होप अब ये लेक्चर आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब जो है वो इस चैप्टर को रीड करें, जो मैं लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करती जाती हूँ, आप उस लेक्चर को सुने और उसके बाद जब टॉपिक को रीड करेंगे तो आप लोगों का इजीली कवर हो जाएगा। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो अब तक चैप्टर नंबर 3 गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी के इस लेक्चर को मिला के 3 लेक्चर अपलोडेड हो जाएंगे। सो आप वो तीनों लेक्चर देखें ताकि जब अपकमिंग लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 आप लोगों को ईजी हो जाए, क्योंकि उसमें अब जो है वो थोड़ी सी फॉर्मेशन के प्रोसेस स्टेप्स स्टार्ट होंगे, तो उसके लिए आपको डीएनए के मॉलिक्यूल का समझ आना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस अपलोड करती रहूँ। टिल दैट अल्लाह हाफिज़ गाइस।